हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PRK's एजुकेशन। तो अब तक हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा क्या क्या है, एक बार वो देख लेते। सबसे पहले हमने क्या किया था, हार्मोन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। सबसे पहले हमने हार्मोन्स की डेफिनेशन पढ़ ली, फिर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा। पिट्यूटरी के बाद हमने पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखे, फिर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होने के बाद हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स देखे। फिर हमने लेटर ऑन क्या किया था, एक एक हार्मोन्स के इंडिविजुअली फंक्शन जान के लिए थे। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हमें करना क्या है, आज के लेक्चर में हमें ग्लैंड्स पर फोकस करना है और ग्लैंड्स में हम लोग फोकस करेंगे टू द इम्पॉर्टेंट ग्लैंड विच इज़ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमें फोकस करना है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, आराम से जाएंगे इसको, अच्छा टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर करा देंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड सबसे पहली चीज़, थायराइड ग्लैंड में क्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझो, एक बार हार्मोन्स का खेल समझते। पहले हम लोग हार्मोन्स का खेल समझते। ये थी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी, सॉरी ये थी पोस्टेरियर पिट्यूटरी, दिस वाज योर एंटीरियर पिट्यूटरी। मैं और एक अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। दिस वाज योर पोस्टेरियर पिट्यूटरी एंड दिस वाज योर एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या हो रहा था, दिस वाज योर हाइपोथैलेमस। यहाँ पर क्या थी, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा था, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और फिर आपका एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन was going towards your thyroid gland. This was going towards your thyroid gland. And later on, this thyroid gland was secreting 2 hormones. First one is T3 and T4. तो ये होता है यहाँ का कंसेप्ट, ये होता है इसका शॉर्ट में कंसेप्ट। ठीक है, ये था अब तक का कंसेप्ट। अब इसको हमने डिटेल में जानना है कि T3 T4 बनता कैसे है, उनके नाम क्या है, उनके इंडिविजुअल फंक्शंस क्या है। तो आज के लेक्चर का हमारा ये मुद्दा होगा, इनको हमें डिटेल में जाना है। सो दिस वॉज योर कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट ओके। T3 एंड T4 रिलीज होंगे। सबसे पहले आप थायराइड ग्लैंड, आप सबसे पहले थायराइड ग्लैंड को हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो फर्स्टली विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर सबसे पहले थायराइड ग्लैंड का होता है, इट इज़ बाइलोब्ड। बाइलोब्ड आप देख सकते हो, ये एक लोब है, ये एक लोब है, 2 लोब्स हो गए, तो इट इज़ बाइलोब्ड। ओके, और इट इज़ लोकेटेड इन नेक रीजन, नेक रीजन के अंदर लोकेटेड होता है। ठीक है, पता है आप लोगों को। फिर अगला पॉइंट में लिखूंगा, इट इज़ सेपरेटेड, इट इज़ लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रकिया। ट्रकिया के इधर साइड में होगा। देखो, ये बीच में होगा आपका ट्रकिया और ये इसके इधर साइड में होगा, दोनों साइड की तरफ होगा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सो इट इज़ लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रकिया। ओके, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इसके जो बोथ लोब्स होते हैं, बोथ लोब्स कनेक्टेड बाय थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कॉल्ड एज इस्थमस। इस्थमस। तो ये जो स्ट्रक्चर है बीच वाला विच इज़ कनेक्टिंग द 2 लोब्स, इट इज़ कॉल्ड एज इस्थमस। इट इज़ कॉल्ड एज इस्थमस। समझ गए। तो इस्थमस के द्वारा क्या हो रहा है, ये 2 लोब्स जो है ये क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये था इसका बाहर वाला व्यू। ठीक है, आउटसाइड व्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा, इट इज़ इट्स आउटसाइड व्यू। अब हमें जाना है इसके अंदर क्या क्या होगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या क्या होगा। तो देखो, अब हम लोग जाएंगे इसके इंटरनल व्यू में। इंटरनल व्यू सबसे पहली चीज़, थायराइड ग्लैंड के इंटरनल व्यू के अंदर होते हैं, लोकेटेड होते हैं फॉलिकल्स। दे आर कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स। तो इस प्रकार से थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल्स लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो मैं इनको लेबल कर देता हूँ, लेबल अलग कलर से करेंगे। दे आर कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स। एंड इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ पर ये बनेगा कि थायराइड फॉलिकल्स दे आर लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। सो थायराइड फॉलिकल्स आर लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखो, दिस इज योर सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम विच इज लाइनिंग द थायराइड फॉलिकल्स। तो ये थायराइड फॉलिकल्स सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम से लाइन होते हैं। समझ गए बात को। ओके, दिस वेर योर थायराइड फॉलिकल्स। और ये जो होती है बीच वाली स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल टिश्यू। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल टिश्यू। और स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर क्या लोकेटेड होते हैं, देर आर सम ग्रुप ऑफ सेल्स। दिस ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर लोकेटेड इन स्ट्रोमल टिश्यू, दे आर कॉल्ड एज पैरा फॉलिकुलर सेल्स। और स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर कुछ ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस आर योर ब्लड कैपिलरीज।
ठीक है। तो इंटरनल व्यू में हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, ठीक है। इंटरनल व्यू के अंदर हमने क्या देखा, इंटरनल व्यू क्या क्या था आपके पास, फर्स्ट वन वॉज योर थायराइड फॉलिकल्स विच वॉज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, थायराइड फॉलिकल्स, एंड अदर वॉज योर स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू। और स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर क्या क्या था, इन स्ट्रोमल टिश्यू देयर वेर पैरा फॉलिकुलर सेल्स एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो ये दो चीज़ें आपकी लोकेटेड थी आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर। फर्स्ट वन वेर थायराइड फॉलिकल, सेकंड वॉज स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर आते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स एज वेल एज ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये था आपका थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, आउटसाइड से भी देख लिया, इनसाइड से भी देख लिया। अब आ जाते हैं थायराइड के हार्मोन्स पर, थायराइड के हार्मोन्स पर आते हैं। सबसे पहले आयोडीन की बात करेंगे। अब आपको क्या पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, यहाँ पर लिखूंगा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, अब ध्यान से समझना। हो क्या रहा था, हाइपोथैलेमस वाज सीक्रेटिंग योर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, फिर आपका एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट कर रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी वाज गिविंग टीएसएच, टीएसएच वाज फर्दर गोइंग टू थायराइड ग्लैंड, थायराइड की तरफ जा रहा था, और थायराइड वाज गिविंग योर T3 एंड T4। तो इसी प्रोसेस को हमें डिटेल में समझना है अभी। तो होता क्या है, फूड के अंदर आयोडीन होता है, ठीक है। तो फूड के अंदर जो आप फूड खाते हो, ध्यान से समझो इस प्रोसेस को, ठीक है। फूड के अंदर होता है आपका आयोडीन, दिस आयोडीन इज कन्वर्टेड इनटू I- इनटू ब्लड, इनटू ब्लड, ठीक है। आयोडाइड, मैं यहाँ पर आयोडाइड लिखूंगा, आयोडाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ब्लड, दिस वाज योर आयोडीन। तो जो आप आयोडीन खाते हो फूड में, जो सॉल्ट्स के अंदर होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आयोडाइड फॉर्म के अंदर इनटू द ब्लड, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, एक अच्छी डायग्राम बनाएंगे इसके हम लोग, ओके, समझो भाई। सपोज दिस इज ब्लड वेसल, this is your blood vessel and this is your thyroid follicle, this is your huge thyroid follicle, ठीक है। लेबल कर देते हैं इसको, एक बार समझो प्रोसेस को समझो। दिस वन इज योर थायराइड, नहीं, दिस वन इज योर ब्लड वेसल, दिस वन इज योर ब्लड वेसल एंड दिस वन इज योर थायराइड फॉलिकल। ये क्या है आपका थायराइड फॉलिकल। हम क्या देख रहे हैं कि T3 T4 बनता कैसे, ये क्या है आपका थायराइड फॉलिकल। अब होगा क्या, मैंने क्या कहा, ब्लड के अंदर आयोडीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, आयोडाइड फॉर्म के अंदर, सो आयोडाइड लिख दिया। क्या होता है, जो थायराइड फॉलिकल है सबसे पहले ये क्या कर लेता है, इस आयोडाइड को अपने अंदर खींच लेता है, सो आयोडाइड एंटर्स इनटू द थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है। आयोडाइड एंटर्स इनटू द थायराइड फॉलिकल, और ये आयोडाइड क्या होता है, आगे चल के कन्वर्ट होता है आपके आयोडीन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया है, आयोडीन के अंदर। प्रोसेस को समझो, बहुत आसान प्रोसेस है। किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, आयोडीन के अंदर, समझ गए। तो ये होता है, सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि आयोडाइड जो है किस में कन्वर्ट होता है, आयोडीन के अंदर। फिर होता क्या है, अगले स्टेप में आपके पास एक अमाइनो एसिड लोकेटेड होता है थायराइड फॉलिकल में, दैट इज द टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन क्या करता है, टायरोसिन विच इज़ एन अमाइनो एसिड विच इज़ लोकेटेड इनटू द थायराइड फॉलिकल, ये कंबाइन होता है आपके आयोडीन के साथ, और ये बना सकता है आपके दो प्रोडक्ट्स। फर्स्ट प्रोडक्ट इट कैन बी मोनो आयोडो टायरोसिन एंड सेकेंड प्रोडक्ट इट कैन बी डाई आयोडो टायरोसिन। इसको मैं डिनोट करूँगा MIT से, इसको मैं डिनोट करूँगा DIT से। तो क्या हुआ, आयोडीन क्या था, आयोडाइड के फॉर्म में ब्लड में जो था उसको थायराइड फॉलिकल्स ने एब्जॉर्ब किया, इसको कन्वर्ट किया गया आयोडीन के अंदर। फिर टायरोसिन अमाइनो एसिड जो कि ऑलरेडी थायराइड फॉलिकल्स में प्रेजेंट था, वो कंबाइन हुआ आपके आयोडीन के साथ, और दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सके, एक तो मोनो आयोडो टायरोसिन और दूसरा डाई आयोडो टायरोसिन। अब होता क्या है, देखो, अगर आपका कंबाइन हुआ डाई आयोडो टायरोसिन और मोनो आयोडो टायरोसिन, तो ध्यान से सोच के बताओ, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, तो टोटल 3 बन रहा है, तो यहाँ पर बन जाता है T3। क्या बन जाएगा, T3, ठीक है। और अगर दोनों डाई आयोडो टायरोसिन कंबाइन हुए, दोनों डाई आयोडो टायरोसिन कंबाइन हुए, तो फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा आपका T4, समझ गए। तो ये होता है।
अब इनके नाम देखो, T3 इज कॉल्ड एज ट्राई आयोडो थायरोनिन, नाम समझो इसका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनिन। और आपका जो T4 होता है इट इज़ कॉल्ड एज टेट्रा आयोडो थायरोनिन। तो नाम समझ रहे, T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 इज योर टेट्रा आयोडोथायरोनिन। याद करना कि T4 इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायरॉक्सिन, T4 इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायरॉक्सिन। तो इस तरीके से T3 और T4 जो है यहाँ पर बनते हैं। एंड दिस T3 एंड T4 दे आर अगेन रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दे आर अगेन रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वो कुछ आगे चल के फंक्शंस करेंगे। तो ये प्रोसेस थी आपकी T3 और T4 बनने की। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्म याद रखना कि T3 एंड T4 डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, T3 एंड T4 आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन। तो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं T3 एंड T4? दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन। ठीक है, समझ गए? तो दिस वॉज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4, जो कि NCERT में दूर दूर तक नहीं दी गई है, तो आप इसका इतना टेंशन मत लीजिए, लेकिन एक बार समझ लीजिए कि T3 और T4 बन कैसे रहे। ठीक है, तो स्टोर फॉर्म याद रखना थायरोग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब हम लोग डिटेल्स में जाएंगे T3 एंड T4 के। ठीक है, ध्यान से समझो भाई। सबसे पहले T3 क्या बन रहा था आपका, T3 और T4 बन रहा है, तो याद रखना कि जो आपका T3 बनता है वो बनता है 20% तक। कितना बनता है? 20% तक। और T4 यानी कि क्या है, इसका और एक नाम क्या है, इसका और एक नाम क्या है, थायरॉक्सिन नाम है ना इसका, इट इज़ कॉल्ड एज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किसको कहते हैं? T4 को कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। थायरॉक्सिन किसको कहते हैं? T4 को। ये होता है आपका 80% बनता है इस प्रोसेस से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट एक्टिव इनमें से कौन है, मोस्ट एक्टिव, तो मोस्ट एक्टिव होता है T3 एज कम्पेयर टू T4। तो T3 इज़ वेरी एक्टिव एज कम्पेयर टू T4। तो क्या हो जाता है, इन लिवर जो आपका T4 है, जो आपका T4 बन रहा था, इट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू द T3, ताकि आपको मोस्ट एक्टिव फॉर्म जो कि है T3 वही अल्टीमेट प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो मोस्ट एक्टिव कौन सा है इसमें से? T3। लेकिन बनता सबसे ज़्यादा कौन सा है? T4, 80% तक बनता है। मोस्ट एक्टिव पूछे तो T3 का और एक नाम बता। यस, इट वॉज ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 का टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थायरॉक्सिन। तो ये है आपके T3 एंड T4। अब हमें इनके इंडिविजुअली फंक्शंस देखने हैं। T3 एंड T4 के हमें फंक्शंस देखने हैं। ठीक है, आ जाओ, फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। नेक्स्ट हेडिंग हो गया हमारी फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। फंक्शंस ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, यानी कि आपको क्या करना है, T3 और T4 के फंक्शंस देखने हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि दे रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको आप लोग कहते हो BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अगला जो इनका फंक्शन होता है कि दे सपोर्ट इरिथ्रोपोएसिस यानी का RBC का बनना, इरिथ्रोपोएसिस को जो है ये सपोर्ट करते हैं। अगला देखो, थर्ड फंक्शन कि दे ऑल्सो कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इनके भी मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। और लास्ट फंक्शन कि दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। तो ये फंक्शन होते हैं आपके T3 एंड T4 के। थायराइड हार्मोन्स है कौन से? थायराइड हार्मोन्स आर योर T3 एंड T4। ठीक है, समझ गए? तो ये कुछ फंक्शंस थे। अब इनसे हम लोग देखेंगे कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये कैसे अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप इनके डिसीजेस देखते हैं। डिसीजेस, ठीक है, डिसीजेस भाई मुझे अगर ये बताओ, पहली डिसीज़ है आपकी, पहली डिसीज़ देख रहे हैं, अच्छे से समझो, डिसीजेस कंसेप्चुअल होगा। मुझे बताओ अगर आपके डाइट में आयोडीन कम हुआ, डाइट में क्या कम हुआ? आयोडीन अगर कम हुआ तो आपके T3 एंड T4 कम बनेंगे। अगर आपके T3 एंड T4 कम बने तो इसको मैं कहता हूँ इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म।
T3 एंड T4 का कम होना दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या क्या है, समझो बात को। मुझे बताओ T3 एंड T4 क्या कर रहे थे, बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। सो T3 एंड T4 क्या करा रहे थे, याद करो कि देवर कंट्रोलिंग योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये कम हो रहे हैं यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका कम हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन। कंसेप्ट समझो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अगर स्लो हो जाएंगी तो पर्सन विल गेन वेट, वेट गेन हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, समझ गए। अगर भाई बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया तो वेट क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। और जो पर्सन होगा, जो आपका पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा। स्लगिश, स्लगिश माने आलसी, आलसी हो जाएगा, समझ गए। अगर वजन बढ़ रहा है तो पर्सन क्या हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा यानी कि आलसी हो जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया तो वेट गेन होता है और इंसान जो है स्लगिश बन जाता है। दिस इज द हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि T3 एंड T4 के कमी के कारण होता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या है, ध्यान से देखो। हाइपोथायरॉयडिज्म में होगा क्या कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाएगी, एनलार्ज। फिर से लिखता हूँ मैं, अच्छे पेन से लिखता हूँ थोड़ा। मैंने क्या लिखा, देखो हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या है, आपकी थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी, एनलार्ज। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर एनलार्ज हो जाएगी। और अगर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होती है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्वाइटर। इसको हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। तो ग्वाइटर कब होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका ग्वाइटर होता है, समझ गए। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है जिसको आप लोग ग्वाइटर कहते हो। और कुछ केसेस देख लेते हैं हम लोग। दिस वाज द फर्स्ट केस, ओके। अगला केस कि भाई अगर हाइपोथायरॉयडिज्म किसी वुमेन को हुआ, जो कि प्रेग्नेंट है, तो उसका जो बेबी होगा he will suffer from one disorder that is called as cretinism. He will suffer from cretinism. समझो, डिसऑर्डर समझ गए, क्रेटिनिज्म। हाईलाइट कर देता हूँ डिसऑर्डर्स को ताकि आप भूलो नहीं इसको। क्रेटिनिज्म, फिर ग्वाइटर, समझ गए। तो क्रेटिनिज्म कब होता है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म किसी वुमेन में हो रहा है जो कि प्रेग्नेंट है, तो बेबी में क्या होता है, क्रेटिनिज्म। अब क्रेटिनिज्म में होता क्या क्या है, देखो ध्यान से। क्रेटिनिज्म के अंदर होता है स्टंटेड ग्रोथ। बच्चे की ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टंट हो जाती है, कम हो जाती है, रुक जाती है। फिर बच्चे में होगा यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन। और क्या होगा, बच्चा लो IQ का पैदा होगा, ठीक है, बच्चे में IQ नहीं होगा। और बच्चे में एबनॉर्मल स्किन होगी। और लास्ट पॉइंट, बच्चा जो होगा ही विल बी डिफ एंड म्यूटिज्म, मतलब बहरा और कुछ बोल नहीं सकेगा, ऐसा बच्चा होगा। तो अगर किसी हाइपोथायरॉयडिज्म आपके इसमें होता है वुमेन के अंदर जो कि प्रेग्नेंट है, किसी वुमेन में होता है जो कि प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा, बच्चा विल सफर फ्रॉम क्रेटिनिज्म। उसमें क्या होगा, बच्चे की स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ, एबनॉर्मल स्किन, डिफ एंड म्यूटिज्म, ठीक है। और लास्ट कंडीशन, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म आपके किसी अडल्ट वुमेन में हो रहा है, अडल्ट वुमेन के अंदर हो रहा है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटीज़ इन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी इरेगुलरिटीज़ आ सकती है, ठीक है, समझ गए। तो ये पूरा था हाइपोथायरॉयडिज्म, समझ गए, पूरा कंसेप्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म को हमने पढ़ा, ठीक है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके बाद आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म को समझो, देखो मुझे बताओ, जैसे हमने इसको पढ़ा वैसे ही पढ़ेंगे कि अगर मुझे बताओ डाइट के अंदर आयोडीन बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, T3 T4 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। T3 एंड T4 बढ़ जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। T3 एंड T4 बढ़ गया यानी कि क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। और इसके और कुछ रीजंस भी हो सकते हैं जो कि NCERT में दिए गए। तो इसके और रीजंस क्या हो सकते हैं, इसका रीज़न हो सकता है ड्यू टू
कैंसर ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आपको कैंसर हुआ थायराइड ग्लैंड के नोड्यूल्स का, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके हाइपरथायराइडिज्म का। अब ध्यान से समझो, हाइपरथायराइडिज्म में क्या हो रहा है, T3 एंड T4 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, T3 और T4 बढ़ रहा है, यानी कि क्या होगा, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। अगर मुझे बताओ, जैसे हमने इसमें देखा था, अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो पर्सन क्या हो जाएगा, बहुत एक्टिव हो जाएगा। पर्सन एक्टिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पर्सन अगर बहुत एक्टिव होगा तो उसका क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, बिल्कुल उल्टा करते चलो, क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा था, पर्सन का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा था, वेट गेन हो रहा था, पर्सन आलसी हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, पर्सन एक्टिव हो रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है और वेट लॉस हो रहा है। समझ गए, ओके। तो ये सब किस में होता है, आपके हाइपरथायराइडिज्म के अंदर होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, पर्सन जो है काफ़ी एक्टिव हो जाएगा, पर्सन का यहाँ पर वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सब होता है T3 और T4 के बढ़ना, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म में। ठीक है, और मुझे बताओ, अगर पर्सन कितना भी खाएगा तो इसमें वज़न बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा ना। तो इसमें बहुत खाता है पर्सन, सो इसमें मैं लिखूँगा, छोड़ो यार ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। बस ये 3 पॉइंट्स याद रखो जो कि आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें 3 केसेस लिए थे ना हाइपोथायराइडिज्म के, वैसे हम लोग इसमें भी 3 केसेस लेते हैं। एक ही केस है इसमें, देखो हाइपरथायराइडिज्म। एक हाइपरथायराइडिज्म की एक स्पेशल केस होती है जिसको हम लोग कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर या फिर ग्रेव्स डिसीज। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अगर सिर्फ ग्वाइटर आया तो वो क्या है, आपका हाइपोथायराइडिज्म है। और अगर आपका आ रहा है एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर या फिर ग्रेव्स डिसीज, तो वो एक केस होती है हाइपरथायराइडिज्म की। समझ गए। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा कि आपकी ग्लैंड उसी तरह से एनलार्ज हो जाएगी, ग्लैंड क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। ओके, अब एक्सोप्थैल्मिक, इस वर्ड को फोड़ो, एक्सो मतलब बाहर, थैल्मिक मतलब रिलेटेड टू आई, ऑप्थैल्मिक मतलब रिलेटेड टू आई, और एक्सो मतलब क्या है, बाहर। तो इसमें क्या हो जाते हैं, आपके आईबॉल्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स। तो आईबॉल्स क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स। समझ गए। तो ये केस होती है हाइपरथायराइडिज्म की एक, जिसको आप लोग कहते हैं एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर या फिर ग्रेव्स डिसीज। क्या होता है, ग्लैंड एनलार्ज होती है और इसमें क्या हो जाता है, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स। तो ये हाइपरथायराइडिज्म की केस है। तो हमने दोनों डिसीजेस पढ़ लिया, हाइपरथायराइडिज्म एज वेल एज हाइपोथायराइडिज्म। ये डिफिशियंसी ऑफ T3 एंड T4 के कारण क्या हो रहा था, हाइपोथायराइडिज्म, और T3 और T4 अगर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा था, हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, अब अगला हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज करती है, ये हार्मोन को समझते हैं। देखो, याद करो, बचपन को याद करो। बचपन में क्या हुआ था, हमने थायराइड ग्लैंड को इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, थायराइड ग्लैंड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या थे, थायराइड फॉलिकल्स थे और क्या थे, पैरा फॉलिकुलर सेल्स थे, याद है। और मैंने क्या कहा था, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स क्या करेंगे, T3 एंड T4 देंगे। आपने देखा था ना, भूल गए क्या, ये जो T3 एंड T4 आ रहे थे क्या था, थायराइड फॉलिकल था ना। कौन दे रहा है T3 एंड T4, थायराइड फॉलिकल। तो थायराइड फॉलिकल दे रहे थे आपके T3 एंड T4 को। तो अब ये पैराफॉलिकुलर सेल्स का क्या फंक्शन होगा, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स ये एक हार्मोन देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज थायरोकैल्सिटोनिन। So thyrocalcitonin is the hormone which is given by parafollicular cells of the thyroid gland. तो ये दूसरा हार्मोन होता है which is given by parafollicular cells. अब इसके फंक्शंस हम लोग देखते हैं इंडिविजुअली। तो देखो, अगला हार्मोन है आपका थायरोकैल्सिटोनिन। इसको कई बार कैल्सिटोनिन ऐसा इतना सा भी लिख सकते हैं, कैल्सिटोनिन। ठीक है, इसके फंक्शंस देखते हैं। पहली चीज़, ये क्या कराता है, ये ब्लड में का कैल्शियम को क्या कराता है, घटाता है, ब्लड के कैल्शियम को घटाता है। सो इट इज़ बेसिकली योर हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। ठीक है, ब्लड में का कैल्शियम घटा रहा है, यानी कि हाइपो कर रहा है, कम कर रहा है, और कैल्शियमिक हार्मोन। सो कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, ब्लड में का कैल्शियम घटा रहा है।
सो इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। अब ये कैसे घटाएगा ब्लड में के कैल्शियम को, ये क्या करा सकता है, कैसे कैल्शियम को घटाएगा ब्लड में के, सोचो। ये क्या कराएगा, बाय एब्जॉर्बिंग, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड कैल्शियम इनटू बोन्स। भाई ब्लड में का कैल्शियम अगर बोन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली क्या होगा, ब्लड का कैल्शियम घट जाएगा, ब्लड का कैल्शियम घट जाएगा, इसका मतलब भी क्या है, हाइपोकैल्सेमिक। सो ब्लड का कैल्शियम कौन घटा रहा है, कैल्सिटोनिन। कैसे घटा रहा है, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड कैल्शियम इनटू द बोन्स। और क्या कर सकता है कि बाय इलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम बाय किडनी क्या कर देगी, बहुत सारा कैल्शियम जो है उसको एक्सक्रीट कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, तो ऑटोमेटिकली ब्लड में का कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इट इज़ हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। सो ये दूसरा भी हार्मोन हमने देख लिया। तो ये कौन हार्मोन, ये कौन दे रहा था, थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन, कौन सी ग्लैंड दे रही थी बताओ। ग्लैंड तो थायराइड ही दे रही थी, लेकिन थायराइड के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स दे रहे थे, याद करो, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। तो पैरा फॉलिकुलर सेल्स आपके दे रहे थे थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन को। ओके, सो थायराइड ग्लैंड हमने पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। समझ गए थायराइड ग्लैंड के हमने पूरे हार्मोन्स देखे। हमने थायराइड ग्लैंड का सबसे पहले क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा, एक्सटर्नली स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने इंटरनली स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड देखे कि आपका थायराइड फॉलिकल्स T3 T4 दे रहा था। स्टोमल टिश्यू के अंदर क्या था, पैराफॉलिकुलर सेल्स विच वॉज गिविंग थायरोकैल्सिटोनिन। फिर हमने प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 और T4 कैसे बन रहा है वो प्रोसेस को एक बार समझा, जो कि NCERT में बिल्कुल नहीं दी गई है। तो छोड़ भी दिया तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है इसके, ठीक है। फिर हमने देखा T3 एंड T4 के हमने फंक्शंस देख लिए। फिर हमने डिसऑर्डर्स देखे कि अगर हाइपोथायराइडिज्म के बारे में पढ़ा, हाइपोथायराइडिज्म के 3 कंडीशन बात किए, ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म और इरेगुलरिटीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हमने एक केस देखी, दैट इज एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या फिर ग्रेव्स डिसीज। फिर लास्टली हमने क्या देखा कि आपके पैराफॉलिकुलर सेल्स है वो दे वर गिविंग थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करा रहा था, आपके ब्लड के कैल्शियम को घटा रहा था। सो इट इज़ द हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया थायराइड ग्लैंड। अब आते हैं अगली ग्लैंड पर। अगली ग्लैंड, ये ग्लैंड हम इसी लेक्चर में कर रहे हैं क्योंकि इसको रिलेटेड है, थायराइड से रिलेटेड है। इट इज़ कॉल्ड एज पैराथायरॉइड ग्लैंड। अगली ग्लैंड है आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड। सबसे पहले पैराथायरॉइड ग्लैंड ये कहाँ पर लोकेटेड होती है, मैं एक बार आपको इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। ओके, यही फ़ोटो है। जो हमने पुराना फोटो देखा ना थायराइड का, वो पीछे वाला व्यू था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो थायराइड ग्लैंड, ये है इसका पीछे वाला व्यू। हम लोग थायराइड ग्लैंड को पीछे से देख रहे हैं, आगे से कुछ ऐसी दिखती है थायराइड ग्लैंड। रुको बताता हूँ, ये देखो, इससे बेहतर ये होगा, एक सेकेंड। देखो देखो, ये थायराइड ग्लैंड का व्यू है, देखो। सो ये जो है, ये वाला व्यू, दिस व्यू इज़ योर एंटेरियर व्यू, और ये जो व्यू है ये आपका पोस्टेरियर या फिर बैक व्यू है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड देखो कि ये 2 लोब्स थे कनेक्टेड बाय इस्थमस, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ट्रकिया के इधर साइड में लोकेटेड थे। तो ये बैक व्यू है। तो ये पीछे की तरफ आपको 4 कुछ ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं, ये वाले, दे आर योर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर पहला पॉइंट, पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, सोचो कि दे आर लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, बिहाइंड थायराइड है, ओके। और कितने पेयर्स है, 2 पेयर्स है। ये होगी आपकी फर्स्ट पेयर, ये होगी आपकी सेकंड पेयर। तो 2 पेयर्स है, ये सेकंड पेयर, ये फर्स्ट पेयर, समझ गए। तो बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है, और 2 पेयर्स होते हैं इसके। कितने पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। अब पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिंथेसाइज करता है, दैट इज कॉल्ड एज पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। इसको मैं PTH से डिनोट करूँगा, किससे, PTH, समझ गए। तो पैराथायराइड हार्मोन इज गिवन बाय पैराथायराइड ग्लैंड। अब हम लोग PTH के फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है PTH क्या क्या फंक्शन करा रहा है, पैराथायराइड हार्मोन। PTH सबसे पहले क्या कराता है, PTH ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाता है, ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाएगा, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाएगा, PTH क्या कराएगा, ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाएगा। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करा रहा था,
इसके पहले हमने देखा था थायरोकैल्सिटोनिन क्या करा रहा था, ब्लड के कैल्शियम को घटा रहा था, और आपका पीटीएच जो है ये क्या करेगा, ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाएगा। अब ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा रहा है तो इसको मैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन लिख सकता हूँ, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। सो पीटीएच इज योर हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, क्योंकि ये ब्लड के कैल्शियम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब कैसे बढ़ा रहा है, उसके उल्टे कर देंगे पॉइंट्स। ये क्या करा रहा होगा कि बोन का डीमिनरलाइजेशन करा रहा होगा, डीमिनरलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन करा रहा होगा। मुझे बताओ, अगर आपने बोन को फोड़ दिया तो क्या निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा। अगर मैंने बोन को डिजोल्व कर दिया तो क्या निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा, जो कि ब्लड में चला जाएगा। तो अगर बोन का डीमिनरलाइजेशन किया तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैल्शियम बढ़ जाएगा, हाइपर कैल्शियमिक कंडीशन। तो कैसे करा रहा है ये, बाय बोन डीमिनरलाइजेशन या फिर बोन डिसोल्यूशन। आगे कैसा करा सकता है, ये क्या करा सकता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल यानी कि किडनी में के ट्यूब्यूल्स। जो आपके पीसीटी डीसीटी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपके कैल्शियम को बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड का कैल्शियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो हाइपर कैल्शियमिक हो जाएगा। समझ गए। और क्या क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं इंक्रीज कैल्शियम एब्सॉर्प्शन इनटू ब्लड बाय डाइजेस्टेड फूड। क्या कराएंगे, फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है उसका जो है बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो पैराथायराइड हार्मोन ये 3 काम कर सकता है कि बोन डीमिनरलाइजेशन, डिसोल्यूशन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, और इंक्रीज करा सकता है कैल्शियम का ब्लड में बाय डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो ये सारे काम के कारण क्या हो जाएगा, ब्लड का कैल्शियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और ये हाइपर कैल्शियमिक होगा। और एक फंक्शन होगा कि इट कैन स्टिमुलेट, ये क्या कर सकता है, स्टिमुलेट करा सकता है। किसको स्टिमुलेट कराएगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को। किसको स्टिमुलेट कराएगा, इट विल स्टिमुलेट जक्स्टा ग्लोमेरुला, एक सेकेंड ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होते हैं, याद करो। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होते हैं, ये आपके किडनी में होते हैं लोकेटेड। ठीक है, तो जेजी सेल्स, इसको मैं जेजी सेल्स भी लिख सकता हूँ, जेजी सेल्स। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स दे आर लोकेटेड इन योर किडनी। किडनी के अंदर जो आपके होते हैं जेजी सेल्स, इसको क्या करा सकता है, स्टिमुलेट करा सकता है। कौन, पैराथायराइड हार्मोन। और ये जेजी सेल्स क्या करेंगे, एक हार्मोन को सिंथेसाइज करेंगे, एंड दैट हार्मोन इज योर कैल्सिट्रायल, which is analog of vitamin D. So calcitriol is analog of vitamin D. और ये हार्मोन भी क्या कराएगा, इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम कराएगा। और ये ब्लड कैल्शियम करा रहा है तो कैसे कराएगा, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट। तो मैंने क्या कहा, जो आपका पैराथायराइड ग्लैंड है ये क्या करा रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है जेजी सेल्स को, और आपके जेजी सेल्स क्या कर रहे हैं, कैल्सिट्रायल को सिंथेसाइज कर रहे हैं। कैल्सिट्रायल इज एनालॉग ऑफ विटामिन डी, जो क्या करा रहा है, ये भी क्या करा रहा है, ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा रहा है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इनटू द गट। तो ये था पूरा पैराथायराइड हार्मोन विच वॉज सिंथेसाइज बाय पैराथायराइड ग्लैंड। तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। देखो, एक हार्मोन हमने पढ़ा था थायरोकैल्सिटोनिन, और दूसरा हार्मोन हमने पढ़ा है पैराथायराइड हार्मोन। मुझे बताओ, थायरोकैल्सिटोनिन क्या करा रहा था, ब्लड में के कैल्शियम को घटा रहा था, और आपका पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहा था, ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा रहा था। ठीक है, ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा रहा था। और अगर ब्लड के कैल्शियम को घटा रहा है तो हमने इसको क्या कहा था, हाइपोकैल्शियमिक। और ये क्या करा रहा है, ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा रहा है, सो इट इज़ योर हाइपर कैल्शियमिक। अब ये कैसे बढ़ा रहे कैसे घटा रहे हमने पूरा पढ़ लिया डिटेल में। तो ये काम हो रहा है। मुझे बताओ, दोनों की ऑपोजिट एक्शन है, ना भाई। यस, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट एक्शन कर रहे हैं, ऑपोजिट एक्शन कर रहे हैं। तो ऑपोजिट एक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, एंटागोनिस्टिक। सो दिस बोथ हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक।
ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट एक्शन करा रहे हैं। एक ब्लड के कैल्शियम को घटा रहा है, एक ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा रहा है। सो दिस बोथ हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। कौन से आपका थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, दे आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। समझ गए पूरा? तो ये थे हमारे हार्मोन्स विच वॉज सिंथेसाइज्ड बाय थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, देखो आज के वीडियो में हमने कवर क्या क्या किया, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड को पढ़ा, थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह से कवर कर दिया। फिर हमने पैराथायरॉयड देखा विच वॉज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द थायराइड, इसको देख लिया। और इनके हार्मोन्स भी देख लिए, इनके हार्मोन्स डिटेल में पढ़ा है, एकदम डिटेल में, इससे ज़्यादा डिटेल में सवाल बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो हार्मोन्स को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या लेके आएंगे, बचे कुचे ग्लैंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे जो बचे कुचे ग्लैंड है ये हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट विथ मी। तो काफ़ी आसान और काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है, थोड़े लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं आपको एश्योरिटी दूंगा, आप वीडियो को स्लो देखना, खुद के नोट्स बनाना, इसके बाहर सवाल जाएगा ही नहीं पेपर में। कितना भी टफ क्वेश्चन बनाने दो, आप सवाल को ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। कल मिलते हैं फिर, चलो बाय बाय।